इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। यह दावा किया है दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। पत्रकारों से बात करते हुए जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड है और 25% लोग संक्रमित होकर ठीक भी हो चुके हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार 1 अगस्त से फिर से सीरो सर्वे कराने जा रही है। है और ये मैंने आज नहीं कहा, मैं 2 महीने पहले से कह रहा हूं, कम्युनिटी में स्प्रेड है और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। अब इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं नहीं कहते हैं, जैसे डिक्शनरी वर्ड है एक तरह से। अब इसके बारे में डिसीजन तो एनसीडीसी या केंद्र सरकार वही फैसला करेंगे भाई कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। करने का मतलब है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और आप ठीक हो चुके हैं। उस सर्वे के कल रिजल्ट आए हैं जिसको एनसीडीसी ने और दिल्ली सरकार ने मिलकर किया था। तो लगभग 24% लोग, यानी दिल्ली की टोटल आबादी का 1/4 हिस्सा, उसमें एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब कि दिल्ली की 1/4 आबादी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और वो लोग रिकवर कर चुके हैं। उसमें से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। ये सीरो सर्वे किया गया था, इसकी डेट थी 27 जुलाई से लेकर 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसके सैंपल लिए गए थे। अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जो सीरो सर्वे है इसको हर महीने हम कराएंगे ताकि हमें पता रहे कि कितने % लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और 1 तारीख से 5 तारीख तक दोबारा से इसके सैंपल लिए जाएंगे और दोबारा से इसका। और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो लंबा जाम भी देखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर जाम है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मौसम सुहाना हो गया है। कई लोगों को काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तापमान में गिरावट है। लेकिन वहीं पर अगर आप सड़कों पर हैं और अगर जल जमाव हो जाता है, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में सड़कें बिल्कुल पूरी तरह से स्विमिंग पूल जैसी बन जाती हैं, उसमें ट्रैफिक जाम में फंसना लाजमी है। और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कई जगहों पर घंटों लंबा जाम लगा दिखाई देता है। बारिश के बाद सड़कों के हालात क्या हैं उसका नज़ारा मैं आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर की दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीर देखिए, यहाँ जो पानी है वो किस कदर जल भराव जिसको हम कहते हैं, ये राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तस्वीर पिछले कुछ दिनों से देखी जा रही है। बारिश के बाद जो स्थिति बनती है कि लोग इंतजार करते हैं लेकिन उससे पहले पानी भर जाता है। अगर आप देखें कि स्कूटी वो किस तरीके से डूबी पड़ी है और आगे अगर आपकी नज़र जाएगी तो सड़क पर पूरा पानी जल भराव वो नज़र आएगा। ये वजह इसलिए भी है क्योंकि निकासी समय से नहीं हुई शायद, और यही वजह है कि यहाँ पे इस वक्त पानी की जो स्थिति है वो कितनी है उसको देख के अंदाज़ा लगा सकता है। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके, लुटियन जोन इलाके में जिस तरीके की स्थिति है उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई होगी। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से पानी दिख रहा है, बारिश हालांकि बंद हुई है अभी, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बाद यहाँ ये स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि ये जो देख सकते हैं कि बसें बाहर से जा रही हैं, ये जो सड़क है पूरी, ये आगे राजपथ है और ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ठीक बाहर का और रेल भवन के ठीक बाहर का ये तस्वीर है। और जहाँ पानी किस कदर यहाँ सड़कों पर है, हालांकि निकासी अभी नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में बारिश के बाद जो स्थिति पैदा होती है, सड़कों पे जो जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग जिसे हम कहते हैं, वो इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में बारिश के बाद फिर हालात वैसी हैं जैसे कल और परसों देखने को मिले थे। वाटर लॉगिंग आप देखेंगे और मैं फिलहाल दिल्ली सचिवालय के बाहर खड़ा हूं। आप देखेंगे तो लगातार पानी निकासी की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो पानी भर गया है, जल भराव हो गया है, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार पिछले 3 दिनों से, यानी कि इतवार से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सामने देखने को आ रही है, ऐसे में स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मुताबिक करीब 1400 पंप लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर पानी को निकालने के लिए। जहां जहां जल भराव हुआ है वहां पर पंप की मदद से पानी को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सचिवालय के सामने जो तस्वीर है उसे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी भरा हुआ है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो ये फिलहाल तस्वीर अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि पिछले 3 दिनों से भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। जो हालात पहले थे वही हालात अब हैं और शायद तस्वीर अपने आप स्थिति को बयां भी करती है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बुधवार के कुछ ही घंटों की बारिश ने एक बार फिर दिल्ली को जलमग्न कर दिया है और मिंटो ब्रिज, जहां पर रविवार को एक खौफनाक तस्वीर उभरी थी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जलभराव की वजह से, एक बार फिर मिंटो ब्रिज पे धीरे धीरे पानी लगना शुरू हो गया था।
हालांकि बारिश थम गई, इसकी वजह से मिंटो ब्रिज पर जो पानी था वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन कुछ देर के लिए एहतियात के तौर पे मिंटो ब्रिज को बंद किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जब बारिश थम गई तो मिंटो ब्रिज को फिर शुरू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार की घटना के बावजूद तमाम एजेंसियों ने कोई सबक नहीं सीखा और यहाँ पर जो पानी है वो ज्यों का त्यों लग रहा है। बस शुक्र ये मनाइए कि बारिश जो है वो साथ दे रही है तमाम एजेंसियों का। अगर बारिश कुछ घंटों की ज़्यादा हो जाए तो मिंटो ब्रिज पे वही रविवार की तस्वीर एक बार फिर दोहराई जाएगी। एक तस्वीर न्यूज़ 24 आपको और दिखाना चाहेगा जो कि एक बड़ी लापरवाही का सबब बन सकती है। आप अगर ऊपर देखेंगे तो मिंटो ब्रिज के बीचों बीच एक बड़ी दरार जो है वो बन चुकी है और उस दरार में से पानी भी धीरे धीरे रिसना शुरू हो गया है। सीलन और मरम्मत की कमी की वजह से मिंटो ब्रिज पर इतनी बड़ी दरार जो है वो बन चुकी है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या कोई रेल हादसा ना हो जाए, इसका इंतजार कर रही हैं सिविक एजेंसियां। सालों साल पुराना मिंटो ब्रिज जो है वो अब मरम्मत मांग रहा है, लेकिन एजेंसियां इस और ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से मिंटो ब्रिज की ये हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। अभी एक शख्स की जलभराव की वजह से मिंटो ब्रिज में मौत हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोई भी रेल हादसा हो सकता है, क्योंकि मिंटो ब्रिज में न सिर्फ जलभराव एक बड़ी समस्या है बल्कि बीचों बीच दरार जो है वो भी मिंटो ब्रिज को कमजोर कर रहा है। आखिर सिविक एजेंसियां कब जागेंगी, ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। आइए अब रुख कर लेते राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बड़ी खबर है। खाद्य घोटाले में ईडी की टीम राजस्थान समेत देश में कई जगह छापेमारी कर रही है। दिल्ली, गुजरात और बंगाल में ईडी की छापेमारी हो रही है। जोधपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के घर भी ईडी ने रेड डाली है। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत जो उनके बड़े भाई हैं और उनके ऊपर एक स्कैम का आरोप था 2007 से 2009 के बीच का, उसको लेकर यह भी छापेमारी हो रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, ये आरोप लगाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर, ये कितना कनेक्टेड है राजस्थान की सियासत से? श्रीवत्सन, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसको जरा हम ठीक कर देते हैं। उस बीच हम अपने दर्शकों को एक बार फिर ये बड़ी खबर बता दें। हालांकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, दिल्ली में भी, गुजरात में भी, पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की कई सारी रेड हो रही हैं इसी एक स्कैम को लेकर। लेकिन हाँ, इसको राजस्थान की सियासत से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है और वहीं पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार का रेड राज चल रहा है। सरकार जनमत को अपहरण करने में नाकामयाब हो गई। राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता और राजस्थान के विधायकों ने यह निर्णय कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में उलझने वाले नहीं। तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। दोस्तों, याद करिए, जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ तो 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमाउंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि विकास एनकाउंटर की जांच के लिए नई टीम गठित कर दी गई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। पूर्व जज बीएस चौहान से जांच कराने का प्रस्ताव दिया गया है। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कहा है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में?
देखिए, अब उसके बाद बात आगे बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, जस्टिस BS चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनका नाम सजेस्ट किया था, और दूसरा पूर्व DGP KL गुप्ता का नाम शामिल करने का सुझाव दिया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस BS चौहान जो एनकाउंटर की जांच करने वाली कमेटी है उसको हेड करेंगे। अब 5 सदस्यीय कमेटी हो गई और उसमें पूर्व DGP KL गुप्ता भी शामिल कर लिए गए हैं। और कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये कमेटी होगी वो दो महीने के भीतर रिपोर्ट सबमिट करेगी और BS चौहान हेड करेंगे। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से बात कही जा रही थी कि जो जांच चल रही है, जो SIT जांच कर रही है, उस पर भरोसा नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा चाहता है कि एक रिटायर्ड जज शामिल हो, एक पूर्व पुलिस अधिकारी शामिल हो, सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने के बाद राज्य सरकार ने 2 नाम सजेस्ट किए थे और दोनों नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान एक बात और आई थी कि एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि एनकाउंटर में शामिल जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, जिस पर CJI ने सीधे सीधे मना कर दिया और कहा कि अगर इस तरह की आपकी डिमांड है, कोई प्रेयर है, तो आप इसके लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि अब जांच कमेटी में 5 सदस्य होंगे, BS चौहान उसको हेड करेंगे, 2 महीने में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। और जो एनकाउंटर को लेकर सवाल है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो 5 सदस्यीय कमेटी है, लोगों के मन में, न्यायपालिका के मन में जितने सवाल हैं एनकाउंटर को लेकर, विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर को लेकर, उन सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए। जी, शुक्रिया प्रभाकर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजा मान सिंह हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया है। हत्याकांड के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 11 दोषी पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा मथुरा की अदालत ने सुनाई है। ये सजा, ये 1985 का मामला है। अब आप सोच लीजिए कि 35 साल बाद जब कई सारे जज बदल दिए गए, बहुत लंबा समय लग गया, 35 साल का वक्त बीत गया और उसके बाद जाकर ये फैसला आया है। KJ श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, ये पूरा मामला समझाएं। और बहुत समय लग गया इसको, 35 साल बहुत लंबा वक्त होता है। जी देखिए, केवल 35 साल की बात नहीं है, एक राजा को इंसाफ मिलने में काफ़ी वक्त लग गया और इसके लिए 1700 तारीखें भी अदालत में हुई है। 20 जज भी बदल गए और 30 वकील भी बदले हैं। राजस्थान से ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा कोर्ट तक पहुंच गया, तो काफ़ी लंबा ये पूरा प्रोसेस था। उसमें 11 लोगों को कल मथुरा की अदालत ने दोषी ठहराया था और आज उनकी सज़ा पर फैसला भी हो गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिलाई गई है। सबसे पहली बात है, इस पूरे मामले को देखा जाए तो 20 फरवरी 1985 का ये मामला था, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। राजा मान सिंह भरतपुर के डीग से करीब 6 बार विधायक रह चुके थे। 7वीं बार ये उनका चुनाव था और इस चुनाव में जब उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के बीच में उनकी अनबन बढ़ती रही और इसी दौरान उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के जो हेलीकॉप्टर था, जो मंच था, उस पर उन्होंने अपनी जो जोंगा गाड़ी थी उससे टक्कर मारी थी और उसके बाद अगले ही दिन उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। कहा गया था कि वे अपने झंडे को उतारे जाने से काफ़ी नाराज थे और आंदोलन कर रहे थे मंडी में जाकर। तो उसी दौरान पुलिस और उनके समर्थकों के बीच में एक तरह से काफ़ी विवाद बढ़ा और उस दौरान पुलिस वालों ने गोली इन्हें मार दी थी और उनकी मौत हो गई। यह मामला चला और इसमें पुलिस वाले ही दोषी थे और पुलिस वाले ही लगातार देरी कर रहे थे। CBI तक की जांच हो गई थी, CBI ने भी अपनी जांच पूरी कर ली थी, लेकिन परिवार के लोगों ने जब कहा कि राजस्थान की अदालत में उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में मथुरा कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इस पर 35 साल बाद ही सही फैसला आ गया है और सबसे बड़ी बात है, एक राजा को इंसाफ मिला है। बहुत बड़ी बात है कि अदालत भले ही देरी होती हो लेकिन इंसाफ तो देर सवेर आता ही है। श्रीवत्सन, शुक्रिया हमारे साथ। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में घायल पत्रकार की आज सुबह मौत हो गई। बदमाशों ने उन्हें सरेआम गोली मार दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी सरकार ने पत्रकार के परिवार को मदद देने का ऐलान किया है, तो विपक्ष ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि सवाल यही है कि अगर गाजियाबाद पुलिस छेड़छाड़ की शिकायत पर ही एक्शन ले लेती तो शायद पत्रकार की जान बच जाती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।